Hello guys, this is Syed Waniksha and in today's lecture we are trying to cover up a theory topic that is risk management. इस टॉपिक के अंदर हम लोग दो चीजें करेंगे. नंबर वन we will be covering the theories regarding risk management and number two we will be covering value at risk with all exam questions till date. Let's start the session with the theories, that is what is risk and how do you manage risk. There are only two questions which we are expecting on this entire module theory. Number one, risk होता क्या है और उसको आइडेंटिफाई करके कैसे उसे हेज करेंगे, कैसे उसे कवर करेंगे, कैसे उसे मैनेज करेंगे. तो ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो जो रिस्क फेस करता है वो चार प्रकार के होते हैं. नंबर वन, बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी. नंबर टू, बेस्ड ऑन कंप्लायंसेस. नंबर थ्री, बेस्ड ऑन योर ऑपरेशनल एंड नंबर फोर based on your finance. ये चार को आप जॉट डाउन कर सकते हो. If you are making a summary parallelly here, ये चार प्रकार के रिस्क होते हैं. नंबर वन is the risk due to failure of your strategy. आपकी जो प्लान थी, आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, अगर वो फेल हो जाती है तो उस रिस्क को हम इस पार्ट में कवर करेंगे as strategic risk. Now understand here कि a perfect plan may not work well if the strategy becomes outdated. If the strategy becomes outdated. Now, what happens when the strategy becomes outdated? तो सर उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? तो इन्होंने कहे रीजंस यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे इंस्टीट्यूट ने एग्जांपल दिया यहाँ पे कि कोडैक और नोकिया की बात करें तो टचस्क्रीन फोन मार्केट शेयर है वेरी गुड but keypad based phones but not able to adopt a strategy of touchscreen based phones or of late adopting it led to bad strategy and that led to what downfall of the company based on strategic risks. If you talk about Kodak, digital camera के अंदर it was the Kodak which was basically the one who was able to make it by 1975. But if the prices of digital cameras were seen, there are many companies जो digital model में आने की इच्छा नहीं रखती थी and finally not adopting to a strategy or adopting the change, technological change may lead to a success. तो strategic risk क्या है कि हमारा जो प्लान है अगर वो कोई भी लेवल पे टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से आउटडेटेड हो जाता है, कॉम्पिटिटर के आने से प्राइसिंग पे इफेक्ट आता है, मार्केट पे इफेक्ट आता है, या फिर कस्टमर की डिमांड चेंज हो चुकी है, पहले कुछ और थी अब कुछ और है. जैसे फॉर एग्जांपल डिलीवरी. तो कस्टमर्स नाउअडेज आर नॉट व्हाट हैपेंस इज इन फूड सेक्टर पीपल आर मोर इंक्लाइंड नाउअडेज टू ऑर्डर फ्रॉम ज़ोमैटो और स्विगी और समथिंग एल्स. भले उसके आजू बाजू में ही रेस्टोरेंट होगी, इवन इफ दे आर गोइंग फॉर डिलीवरी देयर आर इंक्लिनेशन आई एम गोइंग टू ऑर्डर थ्रू द ऐप. तो नाउ customers demand is shifting from ordering in another way around. So ये सब strategies you have to be with Zomato, you have to be with your Swiggy etc. Otherwise आप ये नहीं कर पाते हो. If you don't get tie with them, partner with them, then you may lose customers because of it. So you have to be with the strategy as per the customers demand. Now if I want you to understand how do you write it down in exams, एक चीज याद रखनी है कि what is the problem or risk associated with strategic risk. सर जब वो आउटडेट हो जाती है वो रिस्क. और रिस्क क्यों है? तो ये लाइंस जो मैंने लिखी है उस रीजन से है. 1 2 3 4. और ये रिस्क के एग्जांपल्स क्या है? तो मैंने आपको एग्जांपल एशियन पेंट के रेफरेंस से दूं तो एशियन पेंट इज फेसिंग अ बैड हीट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट. देयर आर मेनी बिग कंपनीज कमिंग अप, ग्लासिम से लेकर मेनी अदर्स हु वांट्स टू गेट अ मार्केट शेयर ऑफ पेंटिंग सेक्टर. इफ आई टॉक अबाउट एग्जांपल्स गिवन बाय देम, नोकिया एंड कोडैक. तो फाइनली दे आर बेसिकली इनटू स्ट्रैटेजिक रिस्क डन एंड डस्टेड. सेकंड पार्ट में आता है कंप्लायंस रिस्क. इन कंप्लायंस रिस्क यू मे से टैक्सेशन, ऑडिट, ऐसा कुछ ठीक है सर, वो भी कंप्लायंस रिस्क है. लेकिन लेट्स गो बियॉन्ड इट अ बिट. जैसे इफ आई टॉक अबाउट नेस्ले फेस द हीट ऑफ कंप्लायंस पार्ट जहाँ पे उसके अंदर the lead content in the food that is baggy जब वो बाहर आया था they had to stop the supply and sale. तो ऐसा कोई कंप्लायंस है कि आपका जो प्रोडक्ट का नॉर्म्स था जिस हिसाब से आपको कंटेंट बनाना था, अगर आपने वो कंप्लाई नहीं किया you are out of it. Same with Patanjali whereby sugar content in the honey or anything else was being identified, FDA approvals, food approvals, ये सब रिजेक्ट हो जाता है. ये भी कंप्लायंस रिस्क है और ये अगर आप फॉलो ना करो तो कंपनी में लीड टू सम इश्यूज.
पॉसिबली फार्मर्स में बहुत ज़्यादा होता है, जब फार्मर्स के अप्रूव लेने होते हैं, पेटेंट्स लेने होते हैं फॉर द मेडिसिन, द ड्रग्स व्हाट दे अनाउंस फर्दर। मैं इसमें और आगे जाता हूँ, इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो इन कंप्लायंस रिस्क। नॉर्मली आपका ये वाला हो गया कंप्लायंस वाला, सभी वाला, सेकंड मैंने फूड वाला बोला। एक और चीज़ कि जब आप लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करते हो, यू मे ऐड सम लाइन ऑफ बिजनेस, जैसे Jio coming up for Reliance Industries, then you have new compliances to be made, new compliance risk has to be identified and controlled and managed well. तो जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को चेंज करती है, ऐड करती है, एक्सपैंड करती है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस बिजनेस की कंप्लायंस को वो क्या ठीक से मैनेज कर पाती है। That is has to be taken care of in this paragraph regarding adding a line of new business. You can add it out as your pointer, and that is it what you have to remember for the paper. थर्ड आता है ऑपरेशनल रिस्क। नाउ दिस इज समथिंग which is regarding what हमारी भाषा में है तो कंट्रोल्स, which controls internal controls. तो is company able to execute well in terms of any operations what they have in terms of manufacturing से लेकर supply से लेकर storage से लेकर logistics से लेकर everything, are they able to do it well? वहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है। If you go to a new restaurant and you see the ambience is quite fine, possibly you see it's a cozy environment, music etc. is quite fine, but you may find a waiter who is not listening to you well. You may find the food is good but can be better. You may find that delivery can be more faster. तो ये सब चीजें हैं that shows which risk, operational risk in the story. If you go to a good coaching institute, you may find a better timetables to be done. You may find that there are some teachers who may come or go or not. तो कोई इंस्टीट्यूट्स के अंदर भले वो बैंड बड़ा हो जाता है, but it may find 5 teachers for the same subject or 3 teachers for the same subject, and then you find what? It's an operational risk. You are not able to operate your part. It can happen to any company for sure. चौथा आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क यानी क्या कि ऐसा कोई फैक्टर जिससे इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल कंडीशन। तो फाइनेंशियल रिस्क यानी बहुत क्लियर लेवल पे सिर्फ इतना ही है कि जिस फैक्टर के कारण, कोई भी फैक्टर के कारण, कॉमन फैक्टर्स कोई भी ऊपर वाले भी जो कंसीडर किए, फाइनली आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे अगर इम्पैक्ट आता है तो उसे हम फाइनेंशियल रिस्क में काउंट कर लेंगे। इट इज लाइक ऑल फॉर ऑल सब आ जाता है, लेकिन इन्होंने उसको सब एलोकेट किया है इनटू 5 पार्ट्स: काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। तो 5 एलिमेंट्स फॉर व्हिच पार्ट? फाइनेंशियल रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क यानी क्या? अरे सर माल बेचा था, मस्त प्रॉफिट भी था, मस्त, लेकिन सर वो पार्टी डूब गया, सर वो पार्टी डिक्लेयर हो गया। सर ऐसा कुछ चीज काउंटर पार्टी के रेफरेंस में एग्जांपल है। We did very well, we managed well, we operated well, we sold well, but finally the party from whom we had to get the payment defaulted and we are into a risk of finance because of counter party reason. हमने कोई गलत नहीं किया, डेटर में गलत किया, हम बैड डेट में घुस गए। ठीक है सर, ये आदत लेंगे। पॉलिटिकल रिस्क का रेफरेंस क्या रहेगा? सर यार इन्होंने ना ये पॉलिटिकल रिस्क का रेफरेंस जो इन्होंने यूज किया है ना, यहाँ पे एक ऐसा पार्ट लिया है एज वी आर वर्किंग विद आउटसाइड इंडिया। तो हमारे लिए क्या रिस्क रहता है? कोई बंदा बाहर से इंडिया में काम करने आता है तो बाय पॉलिटिकल रिस्क इन टर्म्स ऑफ व्हाट? रेमिटेंस टू होम कंट्री, ओवरसीज कंट्रोल, कॉन्फिस्केशन, अटैचमेंट्स का पार्ट, जैसे द रूल्स रिगार्डिंग द टू कंट्रीज रिगार्डिंग अटैचमेंट्स एक्सेट्रा पीएमएल नॉर्मली। इनवैलिडेशन ऑफ पेटेंट्स, लाइसेंसेस हमें दिए गए थे वो इनवैलिड किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सप्रेस रीजंस। प्राइस कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेन कर रहा है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स व्हाट इज बेसिकली यूज्ड फॉर डे टू डे प्रोडक्ट, डे टू डे लाइफस्टाइल ऑफ एनी कॉमन मैन। तो ये सब चीजें क्या है कि उन्होंने यहाँ प्राइस कंट्रोल कर दिया, सिगरेट के टैक्सेशन को कंट्रोल कर दिया, कब कर दिए। ऐसा कोई भी चीज जिससे पॉलिटिकली वी आर गेटिंग हैम्पर्ड, जैसे we are exporters of mangoes, and suddenly government of India says we can't export mangoes, or they are importers of some material outside India, and government of India says अब से वो import possible नहीं होगा, या फिर taxation बढ़ा दिया। This is all connected with what? Connected with government policy changes, taxation changes, import export rule changes, ये सब चीजें यहाँ पे कवर हो गई। इंटरेस्ट रेट रिस्क, द थर्ड फेज। तो नॉर्मली ये रिस्क कब आता है? जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा हो? फ्लोटिंग हो। हम लोगों ने सीखा है एसएफएम में क्या
ये इन आईएफएम पार्ट, सॉरी इन आईएफएम पार्ट आपने फ्लोटिंग पार्ट पे स्वैप्स देखे थे, इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट कैप कॉल ऑप्शन देखे थे, ये सब देखा है। तो ये सब क्या प्रोडक्ट्स थे, वो आपके हेज के प्रोडक्ट्स थे। और जब आपने हेज देखा तब आपने ये भी देखा था कि वो रिस्क क्या है। रिस्क क्या है कि when the rates are fluctuating you may lead up to increased operational finance cost, that is interest cost, और interest cost बढ़ जाएगा सब रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, it may lead to what, it may lead to margin impact, आपके मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है, एनपी मार्जिन खराब हो जाते हैं, especially for the companies who are more levered and especially for the companies like banking companies जिसके एनपी मार्जिन पे इफेक्ट अच्छा खासा आ जाता है, when this is the part that is floating in nature. तो fixed है तो इशू नहीं होता है, it remains constant in that case. Number 4 comes currency risk, and in currency risk we are actually into this part, especially directly and indirectly. अगर हमारा प्रोडक्ट सप्लाई में या सेल में कहीं पे भी अगर फॉरेन मार्केट को एंटरटेन करता है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर सेल से लेकर डायरेक्टली इंडायरेक्टली, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फेस व्हाट the risk associated changes in foreign currencies, and these may lead to the fluctuation, the risk involved towards it. Finally, liquidity risk. अगर हम हमारे वर्किंग कैपिटल को परफेक्टली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो we may not be able to pay our employees on time, we may not be able to pay our suppliers on time, we may not be able to produce our goods in our factory on time due to lack of raw materials available with us. तो ये liquidity risk जो है, it may lead to what? It may lead to not optimizing our returns, it may lead to less profitability, and it may lead to bad financial position. तो फाइनली आपके 5 प्रकार के रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क को अगर पूछा जाता है, काउंटर पार्टी, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, करेंसी रिस्क, एंड फाइनली यू हैव योर लिक्विडिटी रिस्क। ये 5 प्रकार के रिस्क है जो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। Now the second phase of the same is evaluating financial risk from stakeholders' point of view, from companies' point of view, and from government's point of view. Stakeholder point of view हम क्यों देखते हैं एज ए इक्विटी होल्डर, तो मुझे ये देखना है मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मेरा कैपिटल गियरिंग रेशियो, मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो कितना हाई लो है। वी हैव सीन इन इंटरसी आल्सो इंडिफरेंस पॉइंट, डेट इक्विटी रेशियो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इन सब मुझे ये देखना है कि मेरी कंपनी जिसमें मैं शेयर होल्डर हूं उसका रिस्क कितना है ऑन मी, दैट इज व्हाट वी सी इन डेट टू इक्विटी रेशियो वाला पार्ट, दैट इज स्टेकहोल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। हम रिस्क को कैसे देखते हैं, लेवरेज के फॉर्म में, हाई डेट हाई रिस्क। नंबर 2 कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू में रिस्क ये कि भाई हम डूबेंगे तो दैट इज लिक्विडेशन रिस्क फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जब कोई बैंकर उठ जाता है, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अफेक्टिंग द पब्लिक को इफेक्ट आता है, दैट इज बेसिकली डेट क्राइसिस का पार्ट, दैट इज गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी आप थ्योरी के याद रख सकते हो, स्टेकहोल्डर पॉइंट ऑफ व्यू तो लेवरेज पार्ट, कंपनी पॉइंट ऑफ लिक्विडेशन पार्ट, एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू योर व्हेन योर फाइनेंशियल सिस्टम एज अ होल कोलैप्सेस लाइक अ बैंकिंग और एनबीएफसी एक्सेट्रा, तब ये वाला पार्ट आता है। देखिए हम देते हैं एग्जांपल ऑफ लीमन ब्रदर्स। एनीवेज ये भी हो गया। अब ये वैल्यू रिस्क जो मैंने कहा, इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम। अब हमारा सेकंड फेज थ्योरी का जो आता है वो यहाँ पे फिनिश होगा कि हाउ डू यू मैनेज दैट रिस्क। इस पार्ट में आइडेंटिफिकेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, वी डोंट हैव टू डू इट अगेन, बट वी जस्ट हैव टू डू हाउ डू यू मैनेज दैट रिस्क व्हाट यू हैव आइडेंटिफाइड। तो मैनेजिंग रिस्क के अंदर आप इजीली समझ पाओगे काउंटर पार्टी रिस्क, यानी हमारा डेटा डूब जाए तो उसको कवर करने के लिए वी शुड डू अ वेरी गुड ड्यू डिलिजेंस बिफोर वी ट्राई टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। वी शुड नॉट कमिट एवरीथिंग टू अ सिंगल एंटिटी, 5 6 10 15 लोगों को बेचो, सिंगल आदमी को माल मत बेचो। हैव अ लिमिट ऑन योर एक्सपोजर, दैट इज रिस्क। गेट अप्रूवल्स, लाइकलीहुड ऑफ डिफॉल्ट एनालिसिस देखो, एक्शन क्या ले सकते हैं कुछ ऐसा होता है तो दैट शुड बी प्लान वेल। गारंटी, इंश्योरेंस जहाँ पे पॉसिबल है वो करना, ये सब आपके मेथड्स जहाँ पे आप आपके रिस्क को मैनेज करने की चांसेस बढ़ा सकते हो बाय दिस अप्रोच, दैट इज योर काउंटर पार्टी रिस्क को मैनेज करने के टेक्निक्स। इट मे बी अ क्वेश्चन फॉर योर पेपर एंड दिस इज द आंसर फॉर द सेम। पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट के चेंजेस का रिस्क, गवर्नमेंट के आने जाने का रिस्क, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का रिस्क। तो कहा कि in that case you should assess the country risk by what? Political ranking published by different business magazines,
evaluating countries' macroeconomic conditions, analyzing probability of current government, and assessing their stability. We can connect it very well with our BJP current government, and also taking advices from embassies of the home country in the host country. आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी वो टच आ जाता है कि हम ये थियोरी को ऐसा पढ़ रहे हैं जैसा हमने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई है. It is like made in US, done in India. I hope you understand the same. Now तीसरा आता है interest rate risk management. That has already been told by me that you have swaps, you have cap collars, etc. जहाँ से हम interest rate risk management को cover up कर सकते हैं. We have done it in the Japanese. Even there they have said the same thing here. They have not explained it here at all. ये सब चीजें मैं क्यों नहीं करना चाहता हूँ, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है जब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं ऊपर. Now currency risk again the same stuff. हम currency risk के फ्लक्चुएशंस को फॉरेक्स में पढ़ते थे, जहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, मनी मार्केट थ्योरी, फिर फ्यूचर्स, ऑप्शंस को यूज करते थे टू हेज द सेम. तो दिस इज हाउ यू ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड हेज इट इफ यू वांट टू मैनेज इट. In terms of theory, what is currency risk? It is involved due to what? It is due to fluctuations, right? तो यहाँ भी टॉपिक फिनिश हो जाता है इन टर्म्स ऑफ थियरी, और इस पूरे पार्ट को फिनिश होने के बाद हमारा एक ही चीज इसका बचता है, वो प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द सेम. दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड वैल्यू एट रिस्क. दैट इज कॉल्ड वैल्यू एट रिस्क, VAR. तो वी विल बी डूइंग अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट आल्सो along with it, and that will cover up what is value at risk, concept of value at risk, and along with it the significant problems what they have asked stated around 6-7 problems maximum, including the practice ones which you go forward for. I will expect this to be a 6-month part in your exam for sure. As a theory, you have to practice it. Don't miss it out. I'll see you next class. Thank you.